Hello, Namaskar everyone. I am Ojay Shankar from HIS and today we will be continuing our series of INA and नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब हम लोग जो लास्ट सीरीज में हमने देखा मिलिटेंट नेशनलिज्म के बारे में, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, कैसे एक अकेला आदमी भारत से निकलता है और जब वापस आता है तो एक पूरी सेना लेके आता है। कैसे एक लड़का जिसने सिविल सर्विसेज, जो उस समय इंपीरियल सिविल सर्विसेज होता था, उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के हिसाब से वो होता था, ब्रिटिश की सारी कॉलोनीज में, उसमें 4th रैंक लाता है। आईसीएस ऑफिसर की नौकरी को छोड़ के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में घुस जाता है, अपनी जान की परवाह नहीं करता है। किस तरीके से उसने युद्ध लड़ा, किस तरीके से उसकी सेना ने युद्ध लड़ा, ये चीजों को आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि रेड फोर्ट ट्रायल्स कैसे हुए थे, कैसे लाल किले से नारा लग रहा था, कैसे पूरा देश नेताजी और इंडियन नेशनल आर्मी के पक्ष में खड़ा हो गया था। रॉयल नेवी म्यूटिनी, रॉयल एयरफोर्स म्यूटिनी, पूरे ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी ब्रिटिशर्स के खिलाफ चली गई थी। कैसे एक इंसान के चलते भारत के आज़ाद होने के बाद, जब 1947 में जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे इटली, जिसने भारत की आज़ादी के डॉक्यूमेंट पे साइन किया था, उसने कहा कोलकाता में उस समय के चीफ जस्टिस जो एक्टिंग गवर्नर थे उनसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज द बिगेस्ट रीजन because of which we left India in 1947 itself. Otherwise, the plan was to left in 1948. आज हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ एक यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने के बेसिस पे नहीं, लाइफ में सीखने के लिए भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हम लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। सिर्फ नेताजी ही क्यों, इतने सारे महापुरुष हैं, BR अम्बेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, भरे पड़े हैं लोग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पैट्रियट्स अमंग द पैट्रियट्स, इनको गांधी जी ने कहा था। इनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इनका जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897। ही वॉज बॉर्न इन कटक, उड़ीसा। कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 में। और इन्होंने 1920 में मात्र 23 बरस की उम्र में 4th रैंक लाया था सिविल सर्विसेज की एग्जाम में, बट इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी 1921, मात्र 1 साल में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आने के लिए। आफ्टर द बोस बिकेम मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गॉट इन्वॉल्व इन फाइट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडियन इंडिपेंडेंस की फाइट में उसके बाद ये आ गया। इन्होंने बहुत सारी चीजें की, कलकत्ता के मेयर भी रहे, 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, नेशनल प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन कराया, ये सारी चीजें थी। ये अपना पॉलिटिकल गुरु किसको मानते थे? हु वाज पॉलिटिकल गुरु ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस? CR दास। चितरंजन दास जी वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब CR दास जी से रिलेटेड भी कुछ बातें हैं, प्रो चेंजर्स नो चेंजर्स वाली बातें, असेंबली में कौन जाएगा नहीं जाएगा, किसके वहाँ पे किस तरीके से बात हुई थी, ये आप लोग एक बार पढ़ेंगे। कांग्रेस स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू जी से इनका रिलेशन, और ये सारी चीजें आप लोग एक बार पढ़ेंगे CR दास जी के बारे में। बोस सर्व्ड एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉर 2 टर्म्स इन अ रो बिफोर स्टेपिंग डाउन ड्यू टू डिसएग्रीमेंट विथ महात्मा गांधी जी। हुआ क्या कि जब दूसरी बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हुए, उस समय गांधी जी ने पिताजी सीतारामैया जी को खड़ा किया था इलेक्शन में, और गांधी जी का सपोर्ट उन्हीं को था, बट वो चुनाव हार गए। एंड गांधी जी सेड दैट पिताजी सीतारामैया की हार मेरी हार है। गांधी जी से ऑपोजिशन होने के चलते नेताजी के मन में इतना ज्यादा एक प्रेम था गांधी जी को लेके कि इन्होंने कहा कि आप अपने तरीके से ही फिर कांग्रेस चलाइए। ये चाहते थे थोड़े रेडिकल चेंजेस कांग्रेस में, जिसके लिए कांग्रेस रेडी नहीं थी। तो इन्होंने गांधी जी के प्रेम के चलते कहा कि ठीक है, आप ही फिर अपने हिसाब से आप देख लीजिए, और इन्होंने छोड़ दिया। और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनकी जगह पे इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है। ही एस्टैब्लिश्ड फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की,
जहां पे सारे इंडिया के एंटी ब्रिटिश फोर्सेस सबको एक जगह लाने के लिए, ठीक है। और नेताजी वाज रिनाउंड फॉर हिज फेवर ऑफ द नेशनलिज्म एंड ही वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्वामी विवेकानंद टीचिंग। विवेकानंद जी की टीचिंग से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। विवेकानंद जी की टीचिंग ही ऐसी है कि लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे जब उसको पढ़ेंगे। तो हर एक यूथ को विवेकानंद जी के बारे में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। ही लेफ्ट इंडिया एट द बिगनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में ये इंडिया छोड़ दिए। जापान गए, जर्मनी गए, सोवियत यूनियन गए और अलायंस बनाया उन लोगों से, अलग अलग तरीके से प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लिया, हिटलर से भी मिले, उससे भी कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया और अपनी आर्मी बनाने की कोशिश की। रिफॉर्म्ड एंड इवेंचुअली हेडेड इंडियन नेशनल आर्मी। और धीरे धीरे जो इंडियन नेशनल आर्मी जिसका गठन मोहन सिंह ने किया था, उसका इन्होंने हेड किया। अब लोगों की जिंदगियां रोचक होती हैं, इनकी जिंदगी तो रोचक थी ही, उसके साथ इनकी मृत्यु भी उससे ज्यादा रोचक। माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा माना जाता है। बट बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ये बात नहीं मानता है और उसके पीछे के बहुत सारे कारण भी हैं। एक जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, अनुज धर, उन्होंने इसके ऊपर बहुत गहरा रिसर्च किया है। उनकी किताब भी है, एक बार उसको अगर कभी मन हो तो उनका यूट्यूब पे इंटरव्यू या उनकी बुक भी आप पढ़ सकते हैं, अनुज धर की। उसमें नेताजी की डेथ के बारे में बहुत सारी मिस्ट्रीज को डिमिस्टिफाई किया गया है। कई सारे कमीशंस बने इनकी डेथ पे, मुखर्जी कमीशन बना और भी 2 कमीशंस बने थे। क्या हुआ नहीं हुआ ये अभी तक मिस्ट्री ही है, बट अभी ये माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में इनका देहांत हो गया। एक मूवी है गुमनामी, ये मूवी भी इनकी डेथ के बेसिस पे ही है कि नेताजी का डेथ कैसे हुआ, क्या हुआ। एक मिस्ट्री है कि फैजपुर में गुमनामी बाबा नाम से कोई रहते थे, वो नेताजी ही थे। अब मिस्ट्री के पीछे हम लोगों को जाना नहीं है, बट बाहरी जानकारी के लिए अगर कभी मन हो तो ये मूवी देख सकते हैं, अनुज धर का इंटरव्यू देख सकते हैं। बट क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, अगस्त 1945, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स यही है और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग उन्हीं को मानेंगे, ठीक है। अब इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद फौज। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो थी उसको किसने बनाया था, रास बिहारी बोस ने, ठीक है। रास बिहारी बोस जो कि जापान में रह रहे थे, उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई और उसमें बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर या इंडियंस को जोड़ा और वहां पे एक छोटी सी आर्मी तैयार की और 45,000 इंडियन सोल्जर को जोड़ के रखे हुए थे इधर से मोहन सिंह, ठीक है। मोहन सिंह और ये दोनों लोग आपस में मर्ज करते हैं और ये आईएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जब आईएनए का फॉर्मेशन जब होता है तो देखिए, जैसे कैप्टन मोहन सिंह जो थे, इन्होंने आर्मी ये इंडियन नेशनल आर्मी एस्टैब्लिश की कब की, सितंबर 1942 में की, ठीक है। जिसमें 12,000 लोग थे इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर, इन्होंने उसको लीड किया। वहां से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस जी की थी, उसमें लोग थे 45,000। ये सब मिला के जब इन लोगों ने देखा ना कि नेताजी भी एक ऐसा अलायंस फॉर्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेताजी की लीडरशिप स्किल से प्रभावित होकर इन लोगों ने अपना आईएनए का जो लीडरशिप था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों में दे दिया, ठीक है। इन्होंने जापानीज के साथ कोलैबोरेशन किया, ठीक है। और प्रीतम सिंह जो थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के, उन्होंने मर्ज कर लिया अपने आप को आईएनए के साथ, ठीक है। और इस तरीके से एक बड़ी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ। अब आईएनए रिसर्जेंस अंडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सिंगापुर जुलाई 1943 में बोस ने एज्यूम कर लिया कमांड आईएनए का। बोस एज्यूम द कमांड ऑफ आईएनए एंड ट्रांसफर्ड इट टू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट अपोज जापानीज मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। In July 1943, Netaji Subhash Chandra Bose took the control of Indian National Army. Okay, and after Bose leadership, the British operation in India was increasing because उस टाइम पे ग्रेट बंगाल फेमाइन चल रहा था, बंगाल में लोग मर रहे थे, भारत की स्थिति खराब हुए जा रही थी।
उस समय इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को एस्टैब्लिश किया। कहाँ पे? सिंगापुर में। ठीक है, बाई इंडियंस इन एग्जाइल हेडेड बाई सुभाष चंद्र बोस, जिसका अपने आप को लीडर बनाया, जिसका अपने आप को लीडर बताया। 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री इंडिया की स्थापना की सिंगापुर में, जिसमें अपने आप को अपना हेड बताया। महेंद्र सिंह राजा ने भी अफगानिस्तान में एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट की थी। इनके गवर्नमेंट को जितने भी एक्सिस पावर थे, जापान और उसके एलाइज, उन सभी लोगों से इसको रिकॉग्निशन भी मिली। ठीक है, बट इनका कहना था कि ये लोग भारत में तब घुसेंगे जब कांग्रेस बुलाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। बाद में इन लोग गए। जापानीज ने इन्हें अंडमान निकोबार दे दिया, एक पैसेज मिला। ये लोग नागालैंड, कोहिमा, इन सारे इलाकों में पहुंच गए थे, जीत भी रहे थे। बट वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने जापान पे एटम बम गिरा दिया, उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। इनके पास कोई लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं बचा था। दैट्स वाई नियर अबाउट 20-25,000 ऑफ सोल्जर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी डाइड एट दैट पॉइंट। बट इसका कंट्रीब्यूशन ये था कि पूरे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक रिवोल्ट खड़ा हो गया। रॉयल नेवी म्यूटिनी, रॉयल एयरफोर्स म्यूटिनी, चारों तरफ लोग सड़कों पे, कोई सुनने को तैयार नहीं। सब लोग नेताजी के समर्थन में, सब लोग इंडियन नेशनल आर्मी के समर्थन में आ गए थे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो आर रिमेंबर्ड एज। लाल किले से निकले आवाज, क्या था? शाहनवाज सहगल ढिल्लो शाहनवाज। लाल, एक नारा चला था, लाल किले से निकले आवाज, सहगल ढिल्लो शाहनवाज। ये किसके लिए था? इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स से ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड, वो यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मोटो इत्तेफाक, इम्तद और कुर्बानी इज रिलेटेड टू। ये भी इंडियन नेशनल आर्मी का है। ओके, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ देख सकते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज हेडेड द ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स टू आर्ग्यू द केस ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इन 1945 इन रेड फोर्ट ट्रायल्स? द करेक्ट आंसर इज ए, भूला भाई देसाई। इन्होंने ही लीड किया था। ठीक है, भूला भाई देसाई। अब उस लॉयर्स के ग्रुप में बहुत सारे लोग थे, टीबी सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, इवन जवाहरलाल नेहरू एंड जिन्ना वाज आल्सो इन दैट ग्रुप। ओके, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर सुभाष चंद्र बोस स्टार्टेड अ प्रोपेगेंडा रेडियो सर्विस कॉल्ड आजाद हिंद रेडियो इन, कहां पे स्टार्ट किए थे? जर्मनी में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब इसी आजाद हिंद रेडियो से उन्होंने गांधी जी को पहली बार फादर ऑफ द नेशन की उपाधि दी थी। इन्होंने जो आईएनए बनाई थी उसमें नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड बनाई थी। उसमें एक वुमेन की रेजिमेंट अलग बनाई थी। उसके बारे में आप लोग एक बार डिटेल जरूर पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस टॉपिक से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये टॉपिक अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। एक अनटच टॉपिक था, इससे क्वेश्चंस कम आया करते थे, तो इससे क्वेश्चन आने की आगे संभावना है। इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से करेंगे। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा इवेंट्स इन इंडिया ड्यूरिंग 1940s। 1940s का जो फेज था वहाँ बहुत सारे इवेंट्स हुए, वेवल प्लान, क्रिस्प मिशन, अगस्त ऑफर, क्विट इंडिया मूवमेंट, राजगोपालाचारी फार्मूला, देसी लियाकत फार्मूला। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। ओके, थैंक यू। साइनिंग आउट, ओजस शंकर।